आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के विषय की चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पुस्तक का नाम फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस है और कल की क्लास में हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में चर्चा की थी और आज हम आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक दृष्टिकोण की क्या क्या विशेषताएं हैं, आधुनिक दृष्टिकोण के कौन कौन से प्रमुख विद्वान हैं, इसके ऊपर हम चर्चा आज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें आधुनिक दृष्टिकोण का उदय कैसे हुआ। आधुनिक दृष्टिकोण दूसरे विश्व युद्ध के बाद आधुनिक दृष्टिकोण का उदय हुआ। आधुनिक दृष्टिकोण परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरुद्ध एक नवीन क्रांति है, एक नवीन दृष्टिकोण है। तो हम सबसे पहले आधुनिक दृष्टिकोण के जो प्रमुख विद्वान हैं उनकी चर्चा करेंगे। उनके जो प्रमुख विद्वान कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आधुनिक दृष्टिकोण का जो प्रमुख विद्वान है वो है चार्ल्स मैरियम। इसने अपनी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स में आधुनिक दृष्टिकोण की विवेचना की है। उसके बाद लासवेल, कैटलिन राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहता है। डेविड ईस्टन, जो कि व्यवहारवाद का जनक है, फादर है, आविष्कारक है, उसने भी अपनी पुस्तक द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में इसकी व्याख्या की है। आगे बेकर, गिलक्राइस्ट, मैक्स वेबर, जिन्होंने सत्ता का विभाजन किया है, कैपलान, लास्की, बकल, विलियम रॉबसन आदि जो विद्वान हैं वो आधुनिक दृष्टिकोण के प्रमुख विद्वान हैं। सेबाइन ने भी अपनी पुस्तक व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल थ्योरी में इस तरह की चर्चा की है। बेकर कहता है राजनीति विज्ञान और शक्ति का कभी भी पृथक्करण नहीं किया जा सकता, यानी राजनीति विज्ञान और शक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये प्रमुख विद्वान हैं राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के। इनके द्वारा आधुनिक दृष्टिकोण के ऊपर बल दिया गया है और आधुनिक दृष्टिकोण की विचारधारा पर अपने विचार प्रकट किए गए हैं। अब हम राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की प्रकृति, प्रवृत्ति, विशेषताओं के ऊपर चर्चा करेंगे। आधुनिक दृष्टिकोण एक ऐसा दृष्टिकोण है जो नवीनता को लिए हुए हैं और राजनीति विज्ञान को आधुनिक दृष्टिकोण नई विषय वस्तु प्रदान करता है। इस आज के इस टॉपिक में आधुनिक दृष्टिकोण के में हम दो क्वेश्चंस को करेंगे, दो आंसर को करेंगे। क्वेश्चन पहला यह है कि आधुनिक दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता बताएं। दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण और परंपरागत दृष्टिकोण में अंतर बताएं। ठीक है, आगे हम नेचर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पॉइंट पे चर्चा करें। तो आधुनिक दृष्टिकोण की पहली विशेषता यह है कि आधुनिक दृष्टिकोण अध्ययन मुक्तता के ऊपर बल देता है, यानी जहां परंपरागत राजनीति विज्ञान संकुचित अध्ययन करता था, वहीं आधुनिक दृष्टिकोण अध्ययन की मुक्तता पर बल देता है। अध्ययन को केवल सरकार और राज्य तक सीमित नहीं रखता, बल्कि इसमें जनसंख्या विस्फोट, बुढ़ापा, बचपन आदि जैसी विषयों पर भी चर्चा की जाती है। ठीक है, तो अध्ययन मुक्तता का मतलब यही है, राजवैज्ञानिक अब परंपरागत
सीमाओं को छोड़कर और भी अध्ययन करने लगे। राजनीतिक घटनाओं, तथ्यों या राजनीतिक घटनाएं तथा तथ्य कहीं से भी उपलब्ध हो, चाहे वह समाजशास्त्र से हो, चाहे अर्थशास्त्र से हो, धर्म विरोध में हो या नहीं हो, व्यक्ति से संबंधित हो, परिवार, राष्ट्र, विश्व से संबंधित हो, सबका अध्ययन अब राजवैज्ञानिकों के द्वारा किया जाने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि अध्ययन अब किसी सीमा में ना रहकर अनलिमिटेड अध्ययन किया जाने लगा है। यानी किसी एक दायरे में रहकर आधुनिक राजवैज्ञानिकों के द्वारा यह अध्ययन नहीं किया जाने लगा, बल्कि बचपन, युवावस्था आदि में विकसित राजनीतिक प्रवृत्तियों को भी सर्वेक्षण और शोध का विषय बना लिया गया। तो यहाँ पहला बिंदु आप सभी विद्यार्थियों का क्लियर हो गया होगा। 2 नंबर की बात करें हम वैज्ञानिकता की। चूंकि ये सारे विद्वान हैं, ये राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए इसका दूसरा जो पॉइंट होगा वैज्ञानिकता का प्रयोग, यानी आधुनिक दृष्टिकोण में वैज्ञानिकता का प्रयोग किया जाता है, जबकि परंपरागत राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिकता का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ हमारे दोनों ही क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। वैज्ञानिकता के अंतर्गत आधुनिक राजनीति शास्त्रियों द्वारा अपने अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया गया, या विज्ञान के में जो तत्व है वैसा बनाने का प्रयास किया गया। राजनीतिक घटनाओं और तथ्यों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर परख कर या कसकर जांच की जाने लगी। प्राकृतिक विज्ञानों बायोलॉजी आदि प्राकृतिक विज्ञानों तथा अन्य सामाजिक शास्त्रों से अध्ययन करके नए नए तकनीकों का सहारा लेकर राजनीति विज्ञान में इसका प्रयोग किया जाने लगा। कहने का मतलब राजविज्ञान को अब विशुद्ध विज्ञान बनाने का प्रयास किया जा रहा था। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें, मूल्य विहीन एवं मूल्य निरपेक्ष अध्ययन। मूल्य विहीन का मतलब शोध या सिद्धांत में मूल्यों से हटकर अध्ययन किया जाना ही मूल्य विहीन या मूल्य निरपेक्षता कहलाती है। 2 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में मूल्य निरपेक्षता के ऊपर आ सकता है। मूल्य विहीन या मूल्य निरपेक्षता का मतलब आधुनिक राजनीति विज्ञान को मूल्य विहीन कहकर पुकारा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रयास, इस दृष्टिकोण का प्रयास या इन वैज्ञानिकों का प्रयास यह रहा है कि एक वैज्ञानिक एवं सटीक विषय का निर्माण किया जा सके। इसलिए राजनीति विश्लेषण में यह मानवीय मूल्यों जैसे नैतिकता, स्वतंत्रता आदि को कोई स्थान नहीं देते हैं, ठीक है। मूल्यों को किसी प्रकार का स्थान इसमें प्रदान नहीं किया गया है। आगे हम चर्चा करते हैं यथार्थवादी व्यवहार परक अध्ययन, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जहां परंपरागत राजवैज्ञानिकों के द्वारा कल्पना और तर्क का सहारा लेते हुए अपने सिद्धांत की रचना की जाती, अपने सिद्धांत का निर्माण किया जाता था, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण जो कि पूरी तरह से एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान के परंपरागत अध्ययन सामान्यतः ऐतिहासिक संस्थागत अध्ययन होते थे, आदर्शात्मक उपदेशात्मकता से जुड़े रहते थे, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में हर एक विषय पर यथार्थता के साथ अध्ययन किया जाता था, तथ्यों के साथ अध्ययन किया जाता था, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आपके तथ्यों को एकत्रित करके और विज्ञान की कसौटी पे परख कर अध्ययन किया जाता था, वास्तविकता का अध्ययन किया जाता था। इवन कहें तो वास्तविकता का अध्ययन करना
आधुनिक दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सब पॉइंट आपको आशा करता हूँ समझ में आए हैं। आगे हम व्यवहारवाद का उदय ये पॉइंट करते हैं। इसका व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन है जो परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरुद्ध के असंतोष को प्रकट करता है। उसने राजनीति विज्ञान को एक नया कॉन्सेप्ट दिया, एक नवीन दिशा दी, और व्यवहारवाद का उदय दूसरे विश्व युद्ध के बाद डेविड ईस्टन के द्वारा किया गया था। डेविड ईस्टन जो कि व्यवहारवाद के जनक माना जाते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में आधुनिक दृष्टिकोण की व्याख्या की है और व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर चर्चा की है। व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करें तो यह राजनीति विज्ञान को नवीन तथ्यों के साथ प्रस्तुत करता है, राजनीति विज्ञान में नई प्रणालियों को प्रयोग करता है, नई शब्दावली, नए संकल्पनाओं का प्रयोग करता है और नए आंकड़े प्रस्तुत करता है, नई शैली प्रस्तुत करता है, नई परिभाषा प्रस्तुत करता है। ये व्यवहारवाद का उदय जो है आधुनिक दृष्टिकोण की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अब शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध है, ये भी सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है आधुनिक दृष्टिकोण की। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग द्वारा अब राजवैज्ञानिक व्याख्याओं एवं सिद्धांतों के निर्माण में लगे रहते हैं। अब सिद्धांत निर्माण कठोर शोध प्रक्रियाओं पर आधारित है। शोध और सिद्धांत अब एक दूसरे के बिना निरर्थक माने जाते हैं, यानी शोध और सिद्धांत में रिलेशन होना या रिलेशन का मजबूत होना, तथ्यों के साथ होना, ये आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषता मानी जाती है। शोध का मतलब किसी भी चीज़ का गहराई से अध्ययन करना और उसके बाद जो निष्कर्ष आते हैं उसको लागू करना सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। आगे हम अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर चर्चा करें। अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के बारे में हम बताएं तो 20वीं सदी में ज्ञान के विज्ञान की एक प्रवृत्ति अंतर अनुशासनात्मकता रही या अंतरशास्त्रीय रही। इसके परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान में भी अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया। जैसे राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, साइकोलॉजी। तो पहले राजनीति विज्ञान का सिंगल अध्ययन किया जाता था, केवल अकेले राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाता था। और आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत एक नवीन आयाम आया कि राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र के साथ अध्ययन किया जाने लगा, या दोनों की विषय वस्तु का एक साथ अध्ययन किया जाने लगा, या दोनों की विषय वस्तु को मिलाकर एक साथ अध्ययन किया जाना ही अंतर शास्त्रीय उपागम है। राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र को, राजनीति विज्ञान और हिस्ट्री का, राजनीति विज्ञान और साइकोलॉजी का, राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र, इन सभी का अध्ययन एक साथ किया जाना अंतर शास्त्रीय उपागम कहलाता है। अब जब समाजशास्त्र का और राजनीति विज्ञान का एक साथ अध्ययन किया जाने लगा तो एक नवीन संकल्पना या नवीन थ्योरी हमारे सामने आती है, जिसे हम पॉलिटिकल सोशियोलॉजी कहते हैं, यानी समाज विज्ञान। इसी तरह से अगर हम साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का एक साथ अध्ययन करें तो ये पॉलिटिकल साइकोलॉजी जैसा प्रतीत होता है। और इससे, इन सब के अध्ययन करने से हमें क्या प्राप्त हुआ? इन सब के अध्ययन करने से हमें राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक पर सांस्कृतिक ग्रहण हमें प्राप्त हुआ। अब ये सब समाज विज्ञान का राजनीति विज्ञान के साथ अध्ययन किया जाने लगा। इसके साथ जो विशुद्ध विज्ञान है, जिसमें बायोलॉजी विशेष रूप से, तो बायोलॉजी का भी अध्ययन राजनीति विज्ञान के साथ किया जाने लगा। कहने का मतलब बायो के अंदर जो सिद्धांत है
उनका जो सिद्धांत है, जो सिद्धांत लागू होते हैं, वही सिद्धांत चार्ल्स मैरियम और डेविड ईस्टन के द्वारा राजनीति विज्ञान में प्रयोग किए जाने लगे। जो बायो के अंदर इंस्ट्रूमेंट है उनका प्रयोग पॉलिटिकल साइंस में किया जाने लगा। ये सारा जो है इसको कहते हैं अंतःअनुशासनात्मक अध्ययन। ठीक है। और नेक्स्ट एसपी वर्मा कहते हैं, डॉक्टर एसपी वर्मा इसके बारे में अंतःअनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति के बारे में, अंतःशास्त्रीय उपागम अपनाने के कारण राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु में एक प्रकार की क्रांति आ गई। यानी ये सब चीज़ें राजनीति विज्ञान के साथ पढ़े जाने लगी, जिससे एक नवीन क्रांति उत्पन्न हुई। ठीक है। या राजनीति विज्ञान को एक नूतन, एक नवीनता प्रदान करना अंतःशास्त्रीय उपागम का कार्य रहा, महत्वपूर्ण योगदान रहा इनका। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम चर्चा करें, व्यापक समस्याओं का मूल्यांकन। यानी आधुनिक दृष्टिकोण का नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट विशेषता है कि व्यापक समस्याओं का मूल्यांकन। व्यवहारवादी क्रांति के मध्य में ऐसा लग रहा था कि राजविज्ञान, राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान बनकर एक अराजनीति विज्ञान हो जाएगा और उसे एक पुस्तकों के अंदर बंद कर दिया जाएगा। किंतु उत्तर व्यवहारवाद के बाद का जो बाद का जो आंदोलन है उसे हम उत्तर व्यवहारवाद कह रहे हैं। इसकी भी चर्चा हम करेंगे आगे। तो उत्तर व्यवहारवाद का जन्म भी जनक जो है डेविड ईस्टन ही है। तो उत्तर व्यवहारवादी युग ने अपने आप को मूल्यों, नीतियों, समस्याओं से संबंधित रखा। अपने निष्कर्षों का लाभ न केवल शैक्षिक जगत को, यानी ये केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहा आधुनिक दृष्टिकोण, बल्कि इसमें प्रशासनिक, राजनीतिक, परमाणु युद्ध की संभावना, मानव मूल्यों की रक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पिछड़े देशों का विकास, ये सब सभी का जो है समाधान किया जाने लगा। जहां परंपरागत राजनीति विज्ञान सामाजिक समस्याओं का समाधान नैतिकता और आदर्शात्मक तरीके से करती है, वहीं आधुनिक दृष्टिकोण समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक तथ्यों और नवीनता के साथ करता है। यानी वैज्ञानिक तथ्यों का सहारा लेकर सामाजिक और अन्य समस्याओं का समाधान करता है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने आधुनिक दृष्टिकोण के जो प्रमुख विशेषता है उनकी चर्चा की। आगे हम देखते हैं, ये भी आधुनिक दृष्टिकोण के उदय में सहायक तत्व, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आधुनिक दृष्टिकोण में सहायक तत्व में। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में बहुत सारे बदलाव आए। अगर सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं होता तो शायद आधुनिक दृष्टिकोण का उदय भी नहीं होता। दूसरा, अमेरिकन राजशास्त्री। आधुनिक दृष्टिकोण के उदय होने के पीछे एक कारण यह भी है कि अमेरिकन राजशास्त्री, जिसमें मैरियम और डेविड ईस्टन, इन्होंने अपनी पुस्तक में भी आधुनिक दृष्टिकोण की पूरी विवेचना की है। तो अमेरिकी राजशास्त्रियों का भी आधुनिक दृष्टिकोण के उदय में सहायक योगदान माना जाता है। तीसरा है परंपरागत राजविज्ञान के प्रति असंतुष्ट होना, यानी जो परंपरागत राजनीति विज्ञान थी उससे असंतुष्ट होकर आधुनिक दृष्टिकोण का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताओं की चर्चा की और साथ ही साथ जो है आपके आधुनिक दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण के बीच में अंतर को भी स्पष्ट रूप से समझा। राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ने में, पढ़ाने में बहुत ही अच्छा महसूस होता है आप सभी विद्यार्थियों को और पढ़ाने वाले को भी। कल की क्लास में हम व्यवहारवाद के ऊपर चर्चा करेंगे। व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवाद का उदय कैसे हुआ, इसके कारण क्या है, इसका जनक कौन है। जनक के बारे में तो आप सब विद्यार्थी जान चुके हैं, कौन है, डेविड ईस्टन। तो व्यवहारवाद के ऊपर चर्चा हम कल करेंगे।
व्यवहारवाद क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं, इसके मतलब किस कारण से इसका उदय हुआ, इन सब की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी राजनीति विज्ञान को यूं ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहें और अच्छे से अच्छे स्कोर प्राप्त करें। राजनीति विज्ञान में अच्छे स्कोर प्राप्त करने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को अधिक से अधिक विद्वानों के नाम याद करने, अगर उनकी पुस्तकें आपको याद रहती हैं उनके पुस्तकों के नाम याद करने, और उनके द्वारा किसी भी सिद्धांत के ऊपर क्या कहा गया वो भी आपको करना है, जिसकी चर्चा मैं अभी की थी। एसपी वर्मा ने क्या कहा है, गिल क्राइस्ट ने क्या कहा है और डेविड ईस्ट ने क्या कहा है, इन सब के ऊपर हम चर्चा कल करेंगे और आप सभी विद्यार्थी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। आप सभी का धन्यवाद।